हेलो 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 स्टूडेंट्स। चलो, लास्ट डे हम लोगों ने कंप्लीट किया था आरबीआई तक। ठीक है, आरबीआई के फंक्शंस तक। तो मैंने कहा था जैसे सब्सिडियरीज ऑफ आरबीआई आज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अगर बात करें आरबीआई के सब्सिडियरीज की, याद रखना 5 सब्सिडियरीज होते हैं एंड ये सब्सिडियरीज के ऊपर जो है एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, आरबीआई के जो है 5 सब्सिडियरीज हैं। कौन कौन से हैं? एक है डीआईसीजीसी, एक है बीआरबीएन एमपीएल, एक है रेबिट, एक है इफ्टास एंड दूसरा है आरबीआईएच। ठीक है, ये जो है ये 5 जो है सब्सिडियरीज है। इसके बारे में हम लोग इन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो चलो सबसे पहले आ जाते हैं डीआईसीजीसी में। डीआईसीजीसी देखो, फुल फॉर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछ सकता है। फुल फॉर्म क्या है? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यानी कि हम लोगों का जो डिपॉजिट्स जो होते हैं, बैंक डिपॉजिट्स यानी कि जैसे मान लो सेविंग्स अकाउंट हो गया, करंट अकाउंट हो गया, एफडी हो गया, आरडी हो गया, इसमें जितने भी पैसे हैं, अगर मान लो बैंक अगर डूब जाता है, अगर मान लो बैंकरप्ट हो जाता है, तो देन क्या होगा? आरबीआई का ये जो सब्सिडियरी है डीआईसीजीसी, ये जो है 5 लाख तक का जो है सपोर्ट देगा। ये जो है 5 लाख तक का सपोर्ट ये प्रोवाइड करेगा, अप टू ₹5 लाख। एस्टैब्लिश कब हुआ था? इंपॉर्टेंट बन जाता है, जुलाई 15, 1978 में। जुलाई 15, 1978 में एस्टैब्लिश हुआ था। कौन से एक्ट के अंडर में? डीआईसीजीसी एक्ट 1961। डीआईसीजीसी एक्ट 1961, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। चेयरमैन कौन है? एमडी पात्रा। बच्चों ये बताओ कि ये जो एमडी पात्रा है, ये असल में है कौन? ये एमडी पात्रा ये है कौन? आरबीआई के कौन से पद पे है? मेरे को मैसेज में जरूर बताओ। सरोजिनी बताओ कि ये आरबीआई के कौन से पद में है एमडी पात्रा? एमडी पात्रा, माइकल डी पात्रा। ठीक है, ये जो है इनके चल फंक्शंस। अब डीआईसीजीसी का काम क्या है? व्हाट इज द डेप्यूटी गवर्नर? वेरी गुड सरोजिनी, डेप्यूटी गवर्नर है। इट प्रोवाइड्स इंश्योरेंस ऑफ डिपॉजिट्स। ये क्या करता है? ये डिपॉजिट्स का इंश्योरेंस करवाता है। एंड गारंटिंग ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज। जैसे यहाँ पे 5 लाख तक का जो है तुम्हारा यहाँ पे जो है वो इंश्योरेंस करवाया गया है कि अगर मान लो तुम्हारा अगर पैसा अगर डूब जाता है, बैंक अगर डूब जाता है, देन तुमको 5 लाख तक का जो है यहाँ पे भरपाई देगा। कौन देगा? डीआईसीजीसी, विच इज अ सब्सिडियरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो, डीआईसीजीसी इंश्योर्स ऑल बैंक डिपॉजिट्स सच एज सेविंग, फिक्स्ड, करंट, रिकरिंग डिपॉजिट फॉर अप टू द लिमिट ऑफ ₹5 लाख। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, स्क्रीनशॉट उठा लेना। ठीक है, फॉर अप टू द लिमिट ऑफ ₹5 लाख ऑफ ईच डिपॉजिटर इन अ बैंक। द लिमिट वाज इंक्रीज फ्रॉम 1 लाख टू 5 लाख ऑन 4 फरवरी 2020। ये लिमिट कब बढ़ाया गया? 4 फरवरी 2020 को जो है ये 1 लाख से बढ़ाकर इसे जो है 5 लाख किया गया। देन देन आ जाते हैं बीआरबीएन एमपीएल। ये जो है नेक्स्ट सब्सिडियरी है। बीआरबीएन एमपीएल यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1995 में। इसका काम क्या है? बैंक नोट्स प्रिंट करना। इसका काम क्या है? बैंक नोट्स प्रिंट करना। ठीक है, इसका काम ही है बैंक नोट्स प्रिंट करना। ये एस्टैब्लिश कब हुआ? इन द ईयर ऑफ 1995। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में है, याद रखना। चेयरमैन कौन है इसका? टी रविशंकर। ये भी जो है एक डेप्यूटी गवर्नर है। ये भी जो है ये एक डेप्यूटी गवर्नर है। तो चेयरमैन है टी रविशंकर। ओनर कौन है इसका? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखना। बीआरबीएन एमपीएल का ओनर कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड ये जो है ये एक स्पेशलाइज्ड डिवीजन है किसका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये एक स्पेशलाइज्ड डिवीजन है। बात करें अगर बीआरबीएन एमपीएल के फंक्शंस के बारे में,
अगर हम लोग बात करें बीआरबीएन एमपीएल के फंक्शंस के बारे में, तो ये जो बीआरबीएन एमपीएल है, इट प्रोड्यूसेस इंडियन बैंक नोट्स। ये जो है इंडियन बैंक नोट्स ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये जो बीआरबीएन एमपीएल है, ये क्या करता है, ये इंडियन बैंक नोट्स ये जो है प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जितने भी इंडियन बैंक नोट्स हैं उसे जो है यहाँ पे प्रोड्यूस करता है। अब देखो, सिर्फ एक बैंक नोट प्रोड्यूस नहीं करता है। कौन सा बैंक नोट प्रोड्यूस नहीं करता है? मेरे को बताओ, कौन सा बैंक नोट जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खुद से प्रोड्यूस नहीं करता है, बट उसे जो है सर्कुलेट जरूर करता है? ये मेरे को जरूर बताओ मैसेज में लिखकर, ठीक है। It was established in 1995 to address the demand of bank notes and coins, कि जितने भी डिमांड है बैंक नोट्स एंड कॉइन्स का, उसको जो है एड्रेस करने के लिए इसे जो है लाया गया भारतीय नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, विच इज अ सब्सिडियरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। BRBNM supplies a major portion of banknote requirement in the country, with the remaining requirement met through SPMCIL. SPMCIL का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यानी कि सबसे पहले था क्या? SPMCIL था सबसे पहले। इसके बाद देखो, इसके पास जो है उतना कैपेसिटी नहीं था कि इंडिया के जो पॉपुलेशन का जो डिमांड है उसके हिसाब से नोट्स को प्रिंट कर पाए, इसीलिए लाया गया इसके साथ जो है बीआरबीएन एमपीएल। इसीलिए इसके साथ जो है बीआरबीएन एमपीएल को लाया गया। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी दैट इज होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जिसे क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है होली ओन करता है। नेक्स्ट, अगर बात करें नंबर ऑफ प्रेसेस के बारे में, जो कि हम लोग को बीआरबीएन एमपीएल के अंडर में देखने को मिलता है, दो प्रेसेस हैं, याद रखना। एक जो है मैसूरू में है, यानी कि मैसूर में है। दूसरा कहाँ पे है? शालबोनी में है। दूसरा कहाँ पे है? शालबोनी में है। शालबोनी कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में स्थित है, ठीक है। So it made a world record by printing note more than 20,000 million pieces of banknotes in फाइनेंशियल ईयर 2016-17। तो बोला जा रहा है कि ये जो बीआरबीएन एमपीएल है, इसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया कि ये जो है 20,000 मिलियन पीसेस ऑफ बैंक नोट्स जो है ये छापा था इन 2016-17। इसका खुद का डिजाइन सेल भी है, एंड इट हैज द कैपेसिटी टू प्रिंट ऑल द डिनोमिनेशन ऑफ इंडियन बैंक नोट्स। तो ये बात है कि उसका जो है खुद का कैपेसिटी है कि वो हर एक डिनोमिनेशन जो है बैंक नोट का वो प्रिंट कर सकता है। अगर एसपीएमसीआईएल जो हम लोगों ने देखा था कि जो पहले था एसपीएमसीआईएल, उसके अगर हम लोग प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पे है उसके बारे में बात करें, तो एक है नासिक रोड, दूसरा है देवास में। देवास कहाँ पे है? देवास है एमपी में, ठीक है। नासिक रोड कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। नासिक रोड कहाँ पे है? महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। तो बीआरबीएनएमपीएल का कहाँ पे है? एक मैसूर में है, दूसरा शालबोनी में है। एसपीएमसीआईएल का कहाँ पे है? एक जो है नासिक रोड में है, एंड दूसरा कहाँ पे है? देवास में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेबिट, आगे बढ़ते हैं। रेबिट, रेबिट का फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि ये क्या करता है? ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, यानी कि ये आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ ये जो है साइबर सिक्योरिटी जो नीड्स है उसके ऊपर भी जो है ध्यान रखता है। तो स्टैब्लिश कब हुआ था? 2016 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नवी मुंबई। चेयरमैन कौन है? इंपॉर्टेंट बन जाता है, प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी जो है इसके चेयरमैन है। ये एक होली ओन्ड सब्सिडियरी है किसका? आरबीआई का। रेबिट का काम क्या है कि ये जो है आईटी एंड साइबर सिक्योरिटी नीड्स, अगर मान लो किसी भी बैंक को चाहिए या फिर मान लो आरबीआई को ही चाहिए, देन ये जो है रेबिट प्रोवाइड करेगा, एंड टू इंप्रूव द साइबर रेजिलियंस ऑफ द इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री, ठीक है। तो इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री का साइबर रेजिलियंस को इंप्रूव करने के लिए जो है यहाँ पे रेबिट है। इफ्टास, इफ्टास क्या है? इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज। एस्टैब्लिश कब हुआ? 2015 में हुआ। किसके द्वारा एस्टैब्लिश हुआ? आईडीआरबीटी द्वारा एस्टैब्लिश हुआ, ठीक है। सो इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च ऑफ बैंकिंग टेक्नोलॉजी, आईडीआरबीटी का फुल फॉर्म लिख लेना। आईडीआरबीटी का फुल फॉर्म लिख लेना, इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च
इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च ऑन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। ऑन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, सो इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च ऑन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। तो ये आईडीआरबीटी ने जो है इसे इस्तेमाल किया था, इसे जो है फर्स्ट जो है इसे एस्टैब्लिश किया था। चेयरमैन कौन है? मिस्टर विवेक दीप जो है इसके चेयरमैन है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। ये जो है एक होली ओन्ड सब्सिडियरी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, अंडर कंपनीज एक्ट 2013। ये जो है कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में ये आता है। ये असल में करता क्या है कि मान लो जितने भी आईटी रिलेटेड सर्विस है उसको डिजाइन करना, उसको कैसे जो है उसको यहाँ पे डिप्लॉय करना है, एंड जो है वो प्रोवाइड करता है क्या? एसेंशियल आईटी रिलेटेड सर्विसेज, जो क्या है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा जो है जरूरत पड़ता है। लास्टली आ जाते हैं रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। लास्टली आ जाते हैं हम लोग रिजर्व बैंक इनोवेशन हब में। ये स्टैब्लिश कब हुआ? 2022 में स्टैब्लिश हुआ। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। ये स्टैब्लिश कब हुआ? 2022 में स्टैब्लिश हुआ। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। चेयरमैन कौन है? सेनापति क्रिस गोपाला कृष्णन। चेयरमैन कौन है? सेनापति क्रिस गोपाला कृष्णन। एंड ये जो है एक होली ओन्ड सब्सिडियरी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। ये अब देखो, ये जो आरबीआई है इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि इसका मिनिमम कैपिटल कंट्रीब्यूशन या फिर इनिशियल कैपिटल कंट्रीब्यूशन इसका कितना था, यानी कि इसका शुरुआत में ये इसका कितना पूंजी था अपने हाथ में, कितना पूंजी से इसने जो है मार्केट में आया रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। तो आंसर होगा 100 करोड़ का कैपिटल था। 100 करोड़ का जो है इसका कैपिटल था। इट एम्स टू क्रिएट एन इकोसिस्टम दैट फोकसेस ऑन प्रोमोटिंग एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज। तो बोला जा रहा है कि ये जो है एम करता है कि ऐसा इकोसिस्टम तैयार करे जो किसके ऊपर फोकस करेगा? ऑन प्रोमोटिंग एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स फॉर द लो इनकम पॉपुलेशन इन द कंट्री। यानी कि ये फोकस करता है किसके ऊपर? फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर। ये फोकस करता है किसके ऊपर? फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर, यानी कि हर एक आदमी के पास जो है बैंक अकाउंट हो, हर एक आदमी जो है बैंकिंग फैसिलिटीज का इस्तेमाल कर पाए। तो इसीलिए जो है यहाँ पे लाया गया रिजर्व बैंक इनोवेशन हब इन द ईयर ऑफ 2022। इन द ईयर ऑफ 2022। तो बच्चों समझ में आया अभी तक? तो ये जो है ये पांच क्या है? ये पांच जो है यहाँ पे सब्सिडियरीज है रिजर्व बैंक के। ठीक है सरोजिनी? यस सर। चलो, चलो ये हो गए सब्सिडियरीज। चलो अभी हम लोग बात करते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स के बारे में। अभी हम लोग बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स के बारे में। ठीक। मॉनेटरी पॉलिसी, अब देखो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है ना, इसका एक कमिटी बैठता है। इसका नाम क्या है? एमपीसी, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है ये 6 मेंबर के कमिटी है, जिसमें से 3 जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हैं, एंड 3 जो है वो कहाँ के हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं। एंड 3 जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं। अच्छा बच्चों ये बताओ, सरोजिनी ये बताओ कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है ये कितने टाइम बाद बाद जो है ये कमिटी बैठता है? ये कितने टाइम बाद बाद जो है ये कमिटी बैठता है? बताओ, मैसेज में टाइप करके ये बताओ कि कितने टाइम बाद बाद जो है ये कमिटी बैठता है। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ।
6 मंथ, 6 मंथ नहीं, नहीं 6 मंथ नहीं, 6 मंथ नहीं, हर 2 महीने में, हर 2 महीने में बैठता है बेटा, हर 2 महीने में बैठता है, हर 2 महीने में, हर 2 महीने में बैठता है, एवरी 2 मंथ्स, इसीलिए तो कहा जाता है बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी, इसलिए तो कहा जाता है बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी। एक सेकंड, बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, तो साल में 6 बार होता है, ठीक है, साल में 6 बार होता है। अब ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इसका मेन एम क्या है? इसका मेन एम है इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, ठीक है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना इसका मेन एम है, यानी कि महंगाई को कैसे हम लोग जो है कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसको कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, कुछ टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। अब इसमें से मेन जो इंपॉर्टेंट जो टूल है वो बन जाता है तुम्हारा रेपो रेट, वो बन जाता है तुम्हारा रेपो रेट, वो बन जाता है। रेपो रेट का करंट रेट अभी कितना चल रहा है? रेपो का करंट रेट कितना चल रहा है? रेपो का करंट रेट कितना? बताओ, रेपो का करंट रेट कितना चल रहा है? देखो, वेरी गुड, वेरी गुड, 6.50, वेरी गुड, 6.50%। अब रेपो रेट होता क्या है, चलो समझ लेते हैं रेपो रेट है क्या। देखो, दो बॉडीज हैं, एक बैंक, दूसरा आरबीआई, एक बैंक है, दूसरा आरबीआई है। बैंक क्या करेगा? आरबीआई से पैसा मांगेगा, रिक्वेस्ट मनी, रिक्वेस्ट मनी। अब आरबीआई बोलेगा नहीं, मैं पैसा तो दूंगा, बट उसके बदले में मेरे को क्या चाहिए? मेरे को इंटरेस्ट चाहिए। तो आरबीआई क्या करेगा बैंक से? नहीं, वो सबसे पहले बोलेगा कि मेरे को कोलैटरल चाहिए, ठीक है, उसको सिक्योरिटी चाहिए, तो रिक्वेस्ट कोलैटरल, रिक्वेस्ट कोलैटरल सबसे पहले जो है वो सिक्योरिटी मांगेगा। अब बैंक को जो है उसको सिक्योरिटी जमा करना पड़ेगा, तो बैंक क्या करेगा? वो विल डिपॉजिट सिक्योरिटी, विल डिपॉजिट सिक्योरिटी। याद रखना, ये जो सिक्योरिटी होगा, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, टी बिल्स एटसेट्रा, ठीक है, ये सिक्योरिटी जमा करेगा। देन आरबीआई क्या बोलेगा? आरबीआई बोलेगा कि ठीक है, सिक्योरिटी तो जमा कर दिए हो, बट यहाँ पे एक रीपर्चेस एग्रीमेंट साइन करो, एक रीपर्चेस एग्रीमेंट साइन करो। तो ये एक रीपर्चेस एग्रीमेंट साइन करवाएगा, एंड उसके बाद ये रीपर्चेस एग्रीमेंट साइन करने के बाद, ठीक है, बैंक ऐसे ही साइन कर दिया, देन आरबीआई क्या करेगा? इसको पैसा दे देगा, विल गिव मनी, ठीक है, विल गिव मनी। अब मान लो 90 दिन हो गया है, अब इसको पैसा वापस करना है, तो बैंक जो है आरबीआई को पैसा देगा। तो बैंक आरबीआई को क्या वापस करेगा? एक तो प्रिंसिपल यानी कि जो मुद्दल है उसको वापस करेगा, उसके साथ साथ इंटरेस्ट को भी वापस करेगा, इंटरेस्ट भी तो वापस करेगा जो कि 6.50% के तौर पे लगा है। तो यही इंटरेस्ट को कहा जाता है रेपो रेट, इसी इंटरेस्ट रेट को। तो डेफिनेशन क्या है कि जिस इंटरेस्ट रेट में आरबीआई बैंकों को लोन देता है, उस इंटरेस्ट रेट को कहा जाता है रेपो रेट। क्लियर है? क्लियर है? ये डायग्राम से क्लियर है? ये डायग्राम तुमको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा, किसी भी बुक, किसी भी वेबसाइट, कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है।
इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट उठा लेना है, ठीक है, क्लियर है। तो जिस रेट में आरबीआई बैंकों को लोन देता है उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को कहा जाता है रेपो रेट। लिख लेना है कि जो टाइम पीरियड होता है रेपो रेट का वो कितना होता है, लेस देन इक्वल्स टू 90 डेज, यानी कि मैक्सिमम जो है 90 दिनों तक यहाँ पे जो है लोन ले सकता है। मैक्सिमम 90 दिनों तक बैंक जो है यहाँ पे लोन ले सकता है। अब तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर तो ये रेपो रेट से ये इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करेगा, रेपो रेट से इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करेगा। तो देख लेते हैं। अब देखो रेपो रेट का मतलब क्या है कि जिस रेट में बैंक आरबीआई से इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं। जैसे मान लो अभी 6.5% रेपो रेट है, मान लो ये बढ़ के मान लो ये 7% हो जाए, मान लो ये बढ़ के 7% हो जाए, इसका मतलब क्या है कि आरबीआई को ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ना। इसका मतलब क्या है, आरबीआई को ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब बैंक के अपने पॉकेट से देगा क्या पैसा, बैंक के अपने पॉकेट से पैसा देगा क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो किससे पैसा लेगा, वो एक काम करेगा, वो देखो जो डिपॉजिटर है यानी कि कॉमन पीपल उससे पैसा लेगा, नहीं तो क्या है जो बोरोवर है उससे पैसा लेगा। अब डिपॉजिटर से कैसा पैसा लेगा, अब देखो जो सेविंग्स अकाउंट एफडी आरडी में जो इंटरेस्ट देता है वो कम देगा, यानी कि वहां से वो पैसा बचा लेगा एंड उस पैसे से वो आरबीआई को पैसा दे देगा। तो डिपॉजिटर के लिए क्या हो जाएगा, डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट है, डिपॉजिट्स का जो इंटरेस्ट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बोरोवर के लिए क्या हो जाएगा, लोन का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ जाएगा, उसको जो है ज्यादा इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ेगा। यानी कि बैंक क्या करेगा, लोगों से ज्यादा पैसा जो है निकाल लेगा, यानी कि मार्केट में पैसा कम हो जाएगा, यानी कि मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाएगा। मार्केट में पैसा कम हो जाएगा यानी कि मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाएगा, और मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाएगा यानी कि इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, क्योंकि लिक्विडिटी कम हो गया तो डिमांड कम हो जाएगा एंड डिमांड कम हो जाएगा तो इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा। तो इसीलिए जो है क्या करता है आरबीआई, टाइम टू टाइम रेपो रेट को इंक्रीज करता है ताकि जो महंगाई है उसको जो है कम कर सके। क्लियर है, क्लियर है सरोजिनी, क्लियर है। चलो, नहीं भूलोगे, पूरा क्लियर है। चलो रेपो रेट समझ में आ गया। अच्छा हाँ, एक और बात, रेपो का फुल फॉर्म है रीपर्चेज ऑप्शन। रेपो का फुल फॉर्म है रीपर्चेज ऑप्शन। क्यों रीपर्चेज ऑप्शन, देखो बैंक ने यहाँ पे साइन तो किया था ना ये रीपर्चेज एग्रीमेंट, अब यही रीपर्चेज एग्रीमेंट के थ्रू बैंक क्या करेगा, जो सिक्योरिटी उसने यहाँ पे जमा किया था, देखो डिपॉजिट सिक्योरिटी हम लोगों ने लिखा, तो जो सिक्योरिटी जो उसका खुद का सिक्योरिटी था उसको क्या है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा रखा था, एंड पैसा देने के बाद उसको फिर से जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से वो खरीद लेता है। तो जो सिक्योरिटी उसके पास पहले था उसको वो फिर से वो परचेज कर रहा है, इसीलिए उसको कहा जाता है रीपर्चेज ऑप्शन रेट। रीपर्चेज ऑप्शन रेट, इसके ऊपर जो है इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछता है कि रेपो रेट का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो रेपो रेट का फुल फॉर्म है रीपर्चेज ऑप्शन, रीपर्चेज ऑप्शन रेट, ठीक है, ठीक है। चलो इसका एक स्क्रीनशॉट उठा लेना है। तो इसके बाद मैं जाता हूं रिवर्स रेपो रेट में, इसके बाद मैं जाऊंगा रिवर्स रेपो रेट में, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट उठा लो, ठीक है। चलो रिवर्स रेपो रेट की ओर आगे बढ़े। रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट यानी कि यहाँ पे कुछ तो रिवर्स होगा, यानी कि यहाँ पे कुछ तो रिवर्स होगा, ये तो समझ में आ रहा है। अब क्या होगा देखो, रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या है कि जब बैंक अपना एक्सेस लिक्विडिटी, जब बैंक अपना एक्सेस लिक्विडिटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा रखता है एंड उस बेसिस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है कुछ परसेंट के तौर पे जो है पैसा पे बैक करता है बैंक को, उसको कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट, उसको कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर मान लो बैंक के पास एक्सेस पैसा है, ठीक है, बैंक बैंक का काम क्या है, लोन प्रोवाइड करना, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, तो लोन प्रोवाइड उसने कर दिया, जगह जगह में इन्वेस्टमेंट भी कर दिया। अब मान लो उसके पास पैसा बचा हुआ है, उस पैसे को वो क्या करेगा,
उस पैसे को वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा कर देगा। एंड वो पैसे को जैसे ही वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा करेगा, देन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्टेन परसेंटेज के तौर पे बैंक को जो है कुछ पैसा देगा। उसी परसेंटेज को हम लोग क्या कहेंगे, रिवर्स रेपो रेट हम लोग कहेंगे। समझ में आ गया? समझ में आ गया। तो रिवर्स रेपो रेट का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कितना होता है, जल्दी लिखो, मैसेज बॉक्स में जल्दी लिखो। 3.35, वेरी गुड सरोजिनी, वेरी गुड। 3.35%, 3.35%, वेरी गुड। तो इसको एक बार फिर से स्कीमेटिक से समझ लेते हैं, ठीक है, ताकि ध्यान में रहे। देखो ये बैंक है, ये बैंक है, ये क्या है, आरबीआई है। अब बैंक ने अपना सारा काम कर लिया, ठीक है, अपना इन्वेस्टमेंट कर लिया, अपना लोन दे दिया, जो जहां पे भी उसको पैसा डालना था, शेयर खरीदना था, सब कुछ कर लिया। अब उसके पास जो है कुछ पैसा उसके पास बचा हुआ है, तो बैंक क्या करेगा, बैंक विल पार्क इट्स एक्सेस लिक्विडिटी, बैंक विल पार्क इट्स एक्सेस लिक्विडिटी, वो जो है जमा रखेगा किसके पास, आरबीआई के पास। वो जमा रखेगा किसके पास, आरबीआई के पास। आरबीआई क्या करेगा, उस हिसाब से इसको जो है एक तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, एक तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, ऊपर से क्या करेगा, उसके तौर पे इंटरेस्ट इसको पे करेगा, इसको इंटरेस्ट पे करेगा इसी एक्सेस जो पैसा है उसके तौर पे, ठीक है। एंड जिस रेट पे इंटरेस्ट पे करेगा उस रेट को कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। देखो यहाँ पे काम क्या हो रहा है, यहाँ पे पैसा कौन दे रहा है, आरबीआई दे रहा है बैंक को। रेपो रेट में कौन पैसा, अब देखो यहाँ पे जो इंटरेस्ट पेमेंट जो है ये रेपो रेट में बैंक कर रहा था आरबीआई को, यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है आरबीआई बैंक को। ऊपर से सिक्योरिटी रेपो रेट में बैंक दे रहे थे आरबीआई को, अभी जो है आरबीआई देगा बैंक को। सो देयरफॉर देखो काम देखो उल्टा हो रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। समझ में आया, क्लियर है, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट क्लियर है। चलो आगे बढ़े फिर, इसका एक स्क्रीनशॉट उठा लेना है, इसका एक स्क्रीनशॉट उठा लेना है। देखो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग एल ए एफ। एल ए एफ फुल फॉर्म है लिक्विडिटी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अब ये जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है ये असल में है क्या, ये एक विंडो फैसिलिटी है जिसके थ्रू बैंक्स क्या करते हैं, अपने जो रेपो एक्शंस है जैसे रेपो एंड रिवर्स रेपो, इसको जो है क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, इसको जो है क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अब देखो जो रेपो है, रेपो में क्या होता है, रेपो में क्या होता है, बैंक को पैसा देना पड़ता है, बैंक गिव्स मनी, ठीक है। एंड रिवर्स रेपो में क्या है, बैंक रिसीव्स मनी, बैंक रिसीव्स मनी। एंड इसके बीच में एक मिसमैच तो होगा, इसके बीच में एक मिसमैच तो होगा कि मान लो डेली अगर उसको 100 रुपए अगर देना है, अगर उसका फिर पैसा अगर उसके पास आ रहा है अगर 50 रुपए, तो डेली 50 रुपए का मिसमैच तो हो रहा है। तो इसी मिसमैच को कैलकुलेट करने के लिए जो है ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्या है, ये एक विंडो फैसिलिटी है, याद रखना, ये एक विंडो फैसिलिटी है जिसके थ्रू हम लोग जो रेपो एक्शंस हैं उसके बीच में जो मिसमैचेस हैं उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है, एलएफ क्या है, क्लियर है तो यस सर जरूर लिखना, क्लियर है। चलो 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 नेक्स्ट एमएसएफ, नेक्स्ट एमएसएफ,
MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। नेक्स्ट क्या है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। व्हाट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी? अगर मान लो बैंक को रातों रात अगर पैसों का जरूरत पड़े, फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड, वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड, अगर मान लो ओवरनाइट बेसिस पे, अगर मान लो ओवरनाइट बेसिस पे अगर बैंक नीड्स मनी, अगर मान लो बैंक नीड्स मनी, देन बैंक क्या करेगा? देन बैंक क्या करेगा? बैंक जाएगा किसके पास? आरबीआई के पास, क्योंकि हम लोग को पता है आरबीआई क्या है, बैंकर टू द बैंक्स है। वो जाएगा किसके पास? आरबीआई के पास जाएगा। तो बैंक क्या करेगा? मान लो ये बैंक है, ये मान लो आरबीआई है, तो बैंक क्या करेगा? अपना जो स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, अपना जो एसएलआर है, उसको जमा रखेगा। अपना जो स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है उसको जमा रखेगा आरबीआई के पास, एंड आरबीआई से क्या करेगा? वो पैसा उधारी पे लेगा, विल बोरो मनी, विल बोरो मनी अंडर दिस मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो हम लोगों ने देखा था कि रेपो रेट में उसको सिक्योरिटी जमा रखना पड़ता है, बट एमएसएफ में जो है उसको क्या है? एसएलआर जमा रखना पड़ेगा। उसको जो है, जो स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, उसमें जो सिक्योरिटीज हैं, जैसे मान लो कैश हो गया, गोल्ड हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया, टी बिल्स हो गया, ये सब जो है उसको जमा रख के फिर उसको जो है पैसा मिल जाएगा। यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछता है कि मिनिमम अमाउंट बैंक कितना लेगा अंडर एमएसएफ? मिनिमम अमाउंट बैंक कितना लेगा अंडर एमएसएफ? द आंसर विल बी 1 करोड़। आंसर विल बी 1 करोड़। ठीक है। अच्छा, बैंक को अगर आरबीआई से अगर पैसा लेना है, बैंक को अगर आरबीआई से पैसा लेना है अंडर एमएसएफ, देन उसको कौन कौन से अकाउंट जो है उसको यहाँ पे मेंटेन करने पड़ेंगे आरबीआई के साथ? कौन कौन से अकाउंट उसको मेंटेन करने पड़ेंगे? सबसे पहला तो उसको एक करंट अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। सबसे पहला तो उसको एक करंट अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। देन क्या है? एक एसजीएल अकाउंट उसको मेंटेन करना पड़ेगा। एसजीएल अकाउंट फुल फॉर्म क्या है? सब्सिडियरी, सब्सिडियरी जनरल लेजर अकाउंट, सब्सिडियरी जनरल लेजर अकाउंट जो है उसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो एक तो करंट अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, दूसरा क्या है? एसजीएल अकाउंट उसको जो है यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया एमएसएफ क्या है? अच्छा, एमएसएफ क्या है समझ में आया। अब देखो, हो सकता है कि एसएलआर समझ में ना आया हो। एसएलआर मैं इसके बाद समझाऊंगा, जब मैं सीआरआर एसएलआर समझाऊंगा। ठीक है, उसके पहले मैं एक बार बैंक रेट समझा देता हूँ। ठीक है, उसके पहले मैं एक बार बैंक रेट समझा देता हूँ, फिर मैं आता हूँ सीआरआर एंड एसएलआर में, तो ये और क्लियर हो जाएगा। बैंक रेट क्या है, ध्यान में रखना। बैंक रेट क्या है? बैंक रेट जो है वो रेट है, वो इंटरेस्ट रेट है जिसके थ्रू बैंक्स आरबीआई से पैसे लेते हैं, कि बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई, फ्रॉम आरबीआई फॉर अ longer time period, for a longer time period. So the rate at which, the rate at which banks borrow money from RBI for a longer time period, that is more than 90 days. हम लोगों ने देखा था कि अगर 90 डेज के भी अंदर अगर लेना है, देन क्या है? उसको क्या करना पड़ेगा? उसको जो है, उसको जो है रेपो रेट के तौर पे उसको जो है पैसा लेना है। ठीक है, अगर उसको मोर देन 90 डेज के तौर पे अगर पैसा लेना है, देन वो लेगा बैंक रेट पे। अच्छा, ये बताओ सरोजिनी कि हम लोगों ने मिस आउट कर दिया था, एमएसएफ का रेट कितना है एंड बैंक रेट कितना है? ठीक है, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में, एमएसएफ का रेट कितना है एंड बैंक रेट कितना है?
वेरी गुड वेरी गुड। एमएसएफ 6.75, बैंक रेट नहीं 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 नहीं, बैंक रेट भी 6.75 है बेटा, बैंक रेट भी 6.75 है बेटा, ठीक है, बैंक रेट भी 6.75 है, एमएसएफ भी 6.75 है, ठीक है, ध्यान में रखना, ध्यान में रखना। ओके, अब देखो, एक चीज मैं शॉर्टकट बता देता हूं, अगर ध्यान में रखने का, सिर्फ तुमको रेपो रेट याद रखना है। देखो रेपो रेट अगर तुमको याद है 6.50%, देन तुम यहां से एमएसएफ निकाल सकते हो, क्योंकि एमएसएफ हमेशा क्या होता है, प्लस 25 बेसिस पॉइंट ज्यादा होता है, यानी कि 6.50 है तो ये होगा 6.75%। बैंक रेट भी, बैंक रेट भी ऑलवेज प्लस 25 बेसिस पॉइंट होता है, ठीक है, 6.75%। एंड एक आता है एसडीएफ, ये मैं बाद में हम लोग पढ़ेंगे, एसडीएफ यानी कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ये होता है -25 बेसिस पॉइंट, यानी कि 6.25% होता है। ये जो है शॉर्टकट है, इसके थ्रू जो है तुम ये जो है रेट्स को तुम याद रख सकते हो। अच्छा, अभी आ जाते हैं हम लोग सीआरआर एंड एसएलआर में। बैंक रेट क्लियर है, चलो आ जाते हैं सीआरआर एंड एसएलआर में। होता क्या है ये सीआरआर एंड एसएलआर, ये कौन से वस्तु हैं, चलो देख लेते हैं। आ जाते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, ये कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यस सर, हाँ, ये जो कैश रिजर्व रेशियो है एंड जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, इसको समझने के लिए हम लोगों को एक टर्म और समझना पड़ेगा, दैट इज एनडीटीएल, यानी कि नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। अच्छा, डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, इसमें दो टर्म आता है, एक आता है डिमांड लायबिलिटी, एक आता है टाइम लायबिलिटी। अच्छा मेरे को ये बताओ कि बैंक के लिए एसेट क्या है एंड लायबिलिटी क्या है, जल्दी, बैंक के लिए एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है? एसेट जो है लोन्स है, तो लायबिलिटी क्या हो जाएगा, लायबिलिटी क्या हो जाएगा, डिपॉजिट्स हो जाएगा। अब डिमांड डिपॉजिट्स कौन कौन से हैं, सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट। इसका मतलब क्या है कि बैंक, बैंक के पास वो पैसा जो है, हाँ डिपॉजिट, वेरी गुड। देखो बैंक के पास वो पैसा जो है फिक्स टाइम पीरियड के लिए नहीं है। डिमांड लायबिलिटी, लायबिलिटी का मतलब क्या है, पैसा देना है, कैश आउटफ्लो को लायबिलिटी कहा जाता है, कैश इनफ्लो को एसेट कहा जाता है। अब मान लो तुम अगर बैंक में गए, तुम अगर मान लो तुम्हारे पास 10,000 रुपए है, बैंक ने ये सोचा था कि तुम्हारा 10,000 रुपए वो कहीं और लगाएगा, बट उसके पहले ही तुम बैंक में जाके जो है वो 10,000 रुपए निकाल लिए, तो वो क्या है, ऑन डिमांड तुमने क्या किया, बैंक से वो 10,000 रुपए निकाल लिए, तो ये क्या बन गया, डिमांड लायबिलिटी, कि जब तुम जाके डिमांड करोगे तो उसको जो है पैसा देना पड़ेगा। एक होता है टाइम लायबिलिटी, यानी कि एक टाइम के बाद जो है बैंक को पैसा देना है, जैसे मान लो एफडी हो गया, आरडी हो गया, मान लो तुमने 5 साल का एफडी करवाया, यानी कि बैंक को पता है कि ये बंदा 5 साल बाद ही आएगा, उसके पहले नहीं आएगा, तो मैं अभी आराम से इस पैसे को बाहर इस्तेमाल कर सकता हूं, ठीक है। अब उसको पैसा देना है एक टाइम पीरियड के बाद, इसीलिए वो जो है लायबिलिटी बन जाता है। तो टाइम लायबिलिटी में आता है एफडी, आरडी। तो अब नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी क्या होता है, देखो बैंक के पास
टोटल लायबिलिटी कितना है बैंक के पास, टोटल लायबिलिटीज कितना है, माइनस माइनस द माइनस माइनस द मनी होल्ड बाय अदर बैंक, बाय अदर बैंक। यानी कि देखो बैंक के पास किसी दूसरे बैंक का भी तो अकाउंट हो सकता है एक बैंक के पास, अब वो पैसा जो है कहीं पे वो इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है। बट बाकी जो लायबिलिटीज हैं जैसे सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी, आरडी, उस पैसे को बाहर इस्तेमाल कर सकता है। तो टोटल जितने लायबिलिटीज हैं माइनस द मनी होल्ड बाय अदर बैंक, इसको अगर माइनस कर दे देन आ जाता है हमारे पास नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। मतलब इतना जो है डिमांड लायबिलिटी है, इतना जो है टाइम लायबिलिटी है, इसको हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर लेंडिंग पर्पस। क्लियर हुआ एनडीटीएल क्या है, क्लियर हुआ एनडीटीएल क्या है, अगर समझ में नहीं आया तो बताओ। चलो यही एनडीटीएल मान लेते हैं, ये पूरा जो है एनडीटीएल है, ठीक है। अब यही एनडीटीएल का एक सर्टेन परसेंटेज, कितना 4.5%, कितना 4.5% बैंक को मेंटेन करना पड़ता है ओनली इन द फॉर्म ऑफ कैश, ओनली इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो डेफिनेशन क्या है कि द पार्ट ऑफ एनडीटीएल, द पार्ट ऑफ एनडीटीएल, द पार्ट ऑफ एनडीटीएल दैट द बैंक has to maintain only in the form of cash with RBI daily, विथ आरबीआई डेली, कि उसको जो है इतना पैसा जो है इन द फॉर्म ऑफ कैश उसको आरबीआई के साथ मेंटेन करना पड़ेगा डेली। तो उसको हम लोग कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो कितना होता है 4.5% होता है, ठीक है 4.5% होता है। क्लियर है कैश रिजर्व रेशियो क्या है, क्लियर है। चलो अब समझ लेते हैं एसएलआर क्या है, तो एसएलआर समझ लेते हैं। एसएलआर यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी कि द पार्ट ऑफ एनडीटीएल, मान लो ये पूरा एनडीटीएल का पार्ट है, उसका कुछ परसेंटेज, कितना परसेंटेज 18%, उसका 18% बैंक हैज टू मेंटेन, बैंक हैज टू मेंटेन with itself in the form of cash, gold and government securities. Bank has to maintain with itself in the form of cash, gold and government securities. Then ये पार्ट ऑफ एनडीटीएल को हम लोग क्या कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। एंड यही स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को जो है बैंक इस्तेमाल करता है ओवरनाइट बेसिस पे पैसा लेने के लिए, आरबीआई के पास वो जमा रखता है एंड उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एसएलआर। क्लियर है, उसे हम लोग सॉरी उसे हम लोग कहते हैं एमएसएफ, उसे हम लोग कहते हैं एमएसएफ। तो अभी क्लियर है एमएसएफ क्या है। तो जैसे मैंने उस समय कहा था कि बैंक जो है एसएलआर जमा रखता है, एसएलआर जमा रखता है मतलब ये वाला, कि ये वाला जो 18% जो है ये इसमें से कुछ हिस्सा, इसमें से कुछ हिस्सा जो है वो क्या करता है आरबीआई के पास वो जमा रखता है एंड उसके बेसिस पे वो पैसा लेता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं एमएसएफ हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं एसडीएफ, इसका मैंने कहा था कि 6.25% होता है, ठीक है, ऑलवेज -25 बेसिस पॉइंट देन रेपो रेट। अब ये स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी होता क्या है, अब ये स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी ये होता क्या है। अब ये जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है, अगर मान लो इफ आरबीआई
if RBI wants to absorb liquidity on an overnight basis, रातों रात अगर उसको अगर पैसा अगर एब्जॉर्ब करना है मार्केट से on an overnight basis without giving any collateral, then it is known as SDF. then it is known as SDF. यानी कि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अगर मार्केट से अगर पैसा अगर एब्जॉर्ब करना है रातों रात बिना कोई कोलैटरल प्रोवाइड किए, बिना कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड किए बैंक को, देन उसे हम लोग कहते हैं एसडीएफ. जैसे हम लोगों ने देखा था कि रिवर्स रेपो रेट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक को वहां पे सिक्योरिटी प्रोवाइड किया था, बट एसडीएफ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता है. ठीक है, यही एसडीएफ जो है 2017 में आया था. किसने लाया था? उर्जित पटेल ने लाया था. ठीक है, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल इसे लाए थे. स्क्रीनशॉट उठा लेना है. क्लियर है एसडीएफ क्या है? क्लियर है एसडीएफ क्या है? चलो चलो, तो यहीं पे खत्म होता है मॉनेटरी पॉलिसी. ठीक है, तो नेक्स्ट डे हम लोग कंटिन्यू करेंगे डिपॉजिट्स. ठीक है, टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स हम लोग करेंगे. ठीक है, तो आज का क्लास समझ में आया ना? तो आज फिर इतना ही तक रखते हैं. चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू.